अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हमारी टॉपिक है वो दैट इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन और इनडाइजेशन और इम्प्रॉपर डाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई बदहज़मी। ठीक है, इसमें आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और पेन फील करते हैं इन द अपर एब्डोमेन। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस क्या होती है? फ्लैचुलेंस फार्मेशन ऑफ गैसेस इनसाइड स्टमक। स्टमक के अंदर गैसेस का बनना, उसको हम फ्लैचुलेंस कहते हैं। या इसमें हार्ड बर्न होती है। ठीक है, आप हार्ड बर्न का मतलब होता है स्टमक के ऊपर, जो स्टमक का पहला पार्ट है, ठीक है, उस वहाँ बर्निंग होती है और वो पार्ट क्योंकि हार्ट के नज़दीक होता है तो इसलिए हम हार्ड बर्न कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है, ठीक है, फूड का, ठीक है, जो है आप फूड को रिफ्यूज़ कर देते हैं, फूड आप नहीं खाते, खाना जो है नहीं खाते, नो मोर ईटिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं क्योंकि आप पहले से बदहज़मी है और आपका फूड जो है पहले से जो स्टमक में है उसकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो आप जो है फर्दर फूड को इनटेक नहीं करते, तो इस तरह की कंडीशन को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। और दूसरा है नाजिया। नोज़िया का मतलब होता है, ठीक है, सेंसेशन बिफोर वोमिटिंग। उल्टी आने से पहले जो उल्टी की सेंसेशन होती है, उल्टी की कैफियत होती है, इसको हम नोज़िया कहते हैं। और या वोमिटिंग भी इसमें हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। इसके काजेज़ क्या हैं? स्मोकिंग है, फैटी मील है, नो वॉक आफ्टर मील। ठीक है, ये इसके काजेज़ हैं। ठीक है, स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं लोग तो उनको डिस्पेप्सिया होती है। और फैटी मील, हैवी जो खाने हैं, ऑयली खाने हैं वो खाना, और वॉक ना करना, खाना खाने के बाद आप लेट जाएं और वॉक ना करें तो उस कंडीशन में आपको डिस्पेप्सिया हो जाती है। दूसरी जो नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ है, ठीक है, वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग और डायरिया इसके मेन काजेज़ हैं। ठीक है, और सॉरी सिम्पटम्स हैं इसके, डायरिया और वोमिटिंग। और डायरिया और वोमिटिंग में ज़्यादातर जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बंदा ओआरएस लेता है और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेता है, क्योंकि ये जो फूड पॉइजनिंग है ये वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन के इन्फेक्शन की वजह से होती है, और एलर्जी की वजह से भी फूड पॉइजनिंग समटाइम हो जाती है। इसमें ये होता है जो आप फूड जो है, फूड का इम्प्रॉपर जो है बनाना, मतलब उनको फूड को इम्प्रॉपर जो है वो कुक करना। ठीक है, जब आप फूड को इम्प्रॉपर कुक करेंगे तो जो है वो फूड जो है उसमें इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं खास करके जो मीट वगैरह में, तो उन बैक्टीरिया की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग का मसला हो सकता है। या आपने रखा हुआ फूड खाया, सुबह आपने दोपहर को बनाया और रात को खाया, आपने उसको प्रॉपरली जो है डिफ्रीज़र में ना रखा और उसको आपने गर्म करके खा लिया और उसके अंदर जो स्मेल होती है वो आपको महसूस नहीं हुई, तो उसमें भी ये हो सकता है कि फूड स्पॉइल हो चुका हो और आपको फूड पॉइजनिंग का मसला हो। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो या इन्फेक्टेड फूड हो। ठीक है, या ड्रिंक हो, ऐसी ड्रिंक हो, दूध वगैरह आपने रखा हुआ है और रात को रखा और सुबह को आपने पी लिया, तो इस तरह का जो ड्रिंक होगा या फूड होगा वो कंटामिनेटेड होगा, उस फूड के अंदर बैक्टीरिया अटैक कर चुके होंगे और वो आप जब फूड खाएंगे तो वो बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो डिजीज़ है नंबर थर्ड पे, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है कि मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ या रूट ऑफ़ ऑल डिजीज़। कॉन्स्टिपेशन है कि कॉन्स्टिपेशन मीन्स स्लो मूवमेंट ऑफ फीसिस। ठीक है, इसमें जो फीसिस हैं, फीसिस का मतलब होता है, मतलब आप के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम फीसिस कहते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स को फीसिस कहा जाता है और फिर वेस्ट मटेरियल्स का स्लो पास होना, खारिज होना, ठीक है, और थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसोसिएटेड विथ ड्राई, क्योंकि वो फीसिस ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है कोलान, वहाँ पे कोलान में ये फीसिस ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। फॉर सपोज करें ये फीसिस हैं, ठीक है, ये फीसिस हार्ड और ड्राई क्यों हो गए हैं? ठीक है, इसकी वजह यह है कि आपके फूड के अंदर जो है फाइबर्स नहीं है, या आप बहुत कम पानी पीते हैं, या आपने जो है उन वेस्ट मटेरियल को कोलान के अंदर जो है ज़्यादा देर तक रखा हुआ है, मतलब आपने उनको जब हाजत आपको महसूस हुई, आपको फील हुई, तो उस जो है उन फीसिस को, वेस्ट मटेरियल्स को आपने खारिज नहीं किया। ठीक है, कोई भी मसरूफियात थी, कोई भी वजह थे, आपने जो है जब हाजत महसूस हुई तो आप नहीं गए और आपने
नहीं जाने, आपने जो है फिर उन फीसेस को वहाँ पे जो है रखा और वो फीसेस जो है फिर ड्राई हो गए। अच्छा, ड्राई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर वो फीसेस वहाँ कोलान में पड़े हुए होंगे या रेक्टम में पड़े हुए होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े हुए होंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, इन फीसेस के अंदर जो पानी है उस पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी और ये फीसेस ड्राई हो जाएंगे। और जब ड्राई हो जाएंगे तो इनका बाहर खारिज होना, ठीक है, और हार्ड हो जाएंगे, खारिज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है, ठीक है, जो है उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और इस तरह की कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो है, इसमें ये ज़रूरी है कि जब आपको हाजत महसूस हो तो आप फ़ौरन जाएं, ठीक है, ताकि वो फीसेस जो आपको जो वेट हैं, गीले फीसेस हैं, तो वो आराम से वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएं, ठीक है। और उसके अलावा आप ऐसे फूड खाएं जिनके अंदर फाइबर हो, मसलन आप वेजिटेबल्स खाएं और आप वो फ्रूट्स खाएं जिनके अंदर पानी हो, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा या क्यूकम्बर है, ठीक है, इस तरह के आप फूड खाएं। स्पगुल का आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर छिलका है। तो फाइबर जो का मतलब होता है छिलका, ठीक है, ये फाइबर जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता और ये जो है आपके वेस्ट मटेरियल के साथ होता है और वेस्ट मटेरियल के अंदर वाटर को ये फाइबर रिटेन रखता है और रीअब्जॉर्ब होने नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह जो है ज़्यादा देर तक वो आपके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वेट होते हैं और ड्राई नहीं होते और वो आराम से एक्सपेल्ड हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। और बॉडी के अगर आप कम पानी पिएंगे, कम पानी पीना भी जो है ये इसका बड़ा काज है, ठीक है, क्योंकि लेस ड्रिंकिंग वाटर जो है उससे ये होगा कि आपकी ब्लड के अंदर पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है, आप पानी कम पी रहे हैं तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है, ठीक है, या किडनी ने क्या करना है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो फीसेस के अंदर वाटर है वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर जो है वाटर को रिकवर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पानी ऑलरेडी पहले से ज़्यादा पानी पिया हुआ है और पानी आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, ब्लड के अंदर मौजूद है और ब्लड को ज़रूरत नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की वाल ने जो है इन फीसेस से पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं करना और फीसेस ज़्यादा देर तक जो है ये वेट रहेंगे और इनकी फीसेस के अंदर वाटर मौजूद रहेगा और ये आराम से एक्सपेल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप वाटर नहीं पी रहे तो और आपके फूड के अंदर फाइबर नहीं है और आप उस वेस्ट मटेरियल को फ़ौरन एक्सपेल नहीं करते बॉडी से, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज़ पाइल्स। जी बेटा, पाइल्स भी इसके साथ, पाइल्स को हम हेमोराइड्स कहते हैं। पाइल्स में क्या होता है, असल में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है एनस के नज़दीक, ठीक है, वहाँ पे फॉर सपोज करें ये एनस है, ठीक है, यहाँ पे ये एनस है, एनस का हिस्सा है, यहाँ पे एनस में, ठीक है, यहाँ पे एनस में क्या होता है, जो एनस की जो वाल्स हैं वहाँ पे जो ब्लड की वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड की वेसल्स क्या हो जाती हैं, वो डायलेटेड हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं, ठीक है, इस तरह से बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। तो जब फूल जाती हैं तो फिर इसमें ये होता है कि जब फीसिस यहाँ से क्रॉस करते हैं एनस से, ठीक है, और प्रेशर के साथ फीसिस क्रॉस करते हैं तो इन जो ब्लड की वेसल्स हैं इनको रप्चर कर देते हैं और ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम हेमोराइड्स या पाइल्स कहते हैं और इसका हेमोराइड्स या पाइल्स का जो मेन काज है वो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। मैंने लिखा है काजेज इसका क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। इसमें क्या होता है, दीज आर डायलेटेड वेन्स अकरिंग इन रिलेशन टू द एनस, ठीक है, एनस के अंदर जो ब्लड की वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक, फूल जाती हैं, ठीक है, बड़ी हो जाती हैं और जब फूल जाती हैं तो फिर जो है जैसे ही जो है आपका वेस्ट मटेरियल या फीसिस जो है यहाँ से पास होते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो इनको रप्चर करते हैं और यहाँ से ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन में ये होता है कि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें और कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपने क्या करनी है। आपने इस कंडीशन में फिर ये एक्सरसाइज भी करनी है और आपने ख़ास करके जो है वो हार्ड चीज़ों पे नहीं बैठना है, सॉफ्ट चीज़ों पे बैठना है, ठीक है, जैसे चेयर वगैरह या कोई आपने कोई बैठने वाली चीज़ इस्तेमाल की तो वो सॉफ्ट हो, ठीक है। पाइल्स कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर हैबिट ऑफ डेफिकेशन
एंड डेफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। आप की जो आदत हो, आप डेली बेसिस पे जो है आप को वॉशरूम आना चाहिए, आप वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ आउट करें, ठीक है, एक्सक्रीट करें। अगर एक्सक्रीट नहीं करेंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो फिर जो है हेमोराइड्स का मसला होगा, ब्लीडिंग होगी, ये जो डायलेटेड जो वेन्स हैं ये रप्चर हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और उसके अलावा एंड द यूज़ ऑफ फाइबर इन द डाइट, ठीक है, फाइबर के अंदर जो है डाइट के अंदर फाइबर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और इसके लिए आप स्पगुल वगैरह या सिट्रस फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है। और हमारी जो है एक और जो है डिसऑर्डर है जिसको हम ओबेसिटी या ओवरवेट कहते हैं, ठीक है। ओबेसिटी क्या होती है? ओवरवेट होना। और ओवरवेट में आपको पता है, ठीक है, वज़न का बढ़ जाना, ठीक है, मोस्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। और इसमें जो है आप ज़्यादातर जो एंटे का फूड करते हैं और फैटी फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑयली फूड खाते हैं, ठीक है, और बाहर के खाने खाते हैं जिसमें आपको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। इसको आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, कंडीशन इन विच देयर इज़ अ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, जिसमें बॉडी की फैट ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और बॉडी की फैट बढ़ जाएगी तो ब्लड की वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। ब्लड की वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से आपको ये मसाइल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, वेरियस हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, और हाइपरटेंशन हो सकती है, आर्थराइटिस मीन्स जो जोड़ों का दर्द है, ठीक है, ये हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसमें भूख का ना लगना, ठीक है, फॉर फूड, और रिफ्यूज़ल टू ईट, ठीक है, और आपको भूख नहीं लगती जिसमें आप जो है इनकार कर देते हैं, खाना नहीं खाते। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन यूजुअली सीन इन गर्ल्स एंड यंग वोमेन। ये गर्ल्स और यंग वोमेन में क्यों होती है ये साइकोलॉजिकल कंडीशन? एक्चुअली कुछ औरतें या लड़कियां होती हैं, ठीक है, जिनको ये होता है वो पतली हो जाती हैं और पतली होती हैं, और उनको ये होता है कि जब ज़्यादा हम खाएंगे तो हम जो है ओवरवेट हो जाएंगी, हमें ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है, वज़न हमारा बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में, इस साइकोलॉजिकल जो है वो बिहेवियर में ये खाना जो है वो खाना पीना छोड़ देती हैं, और जब वो खाना पीना छोड़ देती हैं तो फिर जो है इस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, इस तरह की कंडीशन को। और इस तरह की कंडीशन को आप जो है उन फीमेल को जो है ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह से? साइकोलॉजिकली ही ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन आप उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकती हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अल्सर है, ठीक है, और कंडीशन है हमारे पास, डिसऑर्डर है अल्सर। अल्सर सिंपली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पेन इन स्टमक और इंटेस्टाइन और ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम क्या है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ स्टमक के अंदर पेन होना। अच्छा, स्टमक के अंदर पेन क्यों होता है? इस कंडीशन को आप समझिएगा, ये स्टमक है और स्टमक की ये जो इस साइड वाली जो वाल होती है ये बड़ी मोटी होती है, इसके बड़े जो है लेयर्स होते हैं, और ये मैंने जो है रेड लाइन में इसको जो है लेयर्स दिखाएं, डिफरेंट लेयर्स दिखाए हैं रेड में, ठीक है। और ये जो मोटी जो लाइन है, मोटी जो थिक लेयर है स्टमक की, और इसके बिल्कुल ऊपर और एक लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये भी लेयर्स हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा हुआ है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। होता ये है कि स्टमक के अंदर एंजाइम्स और ACL, ठीक है, एंजाइम्स, ACL और एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी कहते हैं। इन तीनों का इफेक्ट होता है, ठीक है, और इन तीनों के इफेक्ट की वजह ACL क्या करता है? ACL जो म्यूकस है, इस म्यूकस लेयर को डैमेज करता है, ठीक है। म्यूकस लेयर को जब डैमेज करता है ये, या म्यूकस लेयर अगर किसी वजह से भी एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, स्टमक का मसला है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, वो ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं, चाय पीते हैं, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो जाती है, और डिस्पेप्सिया में और मुसलसल रहने की वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ACL जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और खाने के अंदर क्योंकि वो ACL उस खाने के अंदर ज़ाहिर सी बात है मिक्स होती है, तो ACL की वजह से ये जो म्यूकस लेयर है, ठीक है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से ये म्यूकस लेयर जो है डैमेज हो गया है। और जब ये म्यूकस लेयर डैमेज हो जाएगा तो फिर ये जो एंजाइम है, जो एंजाइम इसी स्टमक के लेयर से जो है रिलीज़ होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टमक है, स्टमक के इसी लेयर से ये एंजाइम्स जो है रिलीज़ होती हैं,
ठीक है। और जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, उस गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होती हैं, ये HCl भी होता है। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगी, जब ये म्यूकस लेयर ख़त्म हो जाएगा, एंजाइम्स और ये बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी बैक्टीरिया, इसने क्या करना होता है, इस स्टमक को, ठीक है, स्टमक का ये जो थिक लेयर है, क्योंकि अब ये गोश्त का टुकड़ा है और ये गोश्त का टुकड़ा इस एंजाइम के लिए समझें एक फूड है, तो ये एंजाइम इस गोश्त के टुकड़े को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ख़त्म करेगा, ठीक है, और ख़त्म करता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, और यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और यहाँ पे एक सुराख भी हो सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर, जिसमें क्या हो जाता है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेन होता है स्टमक के अंदर, और आगे चल के ये कंडीशन सीरियस भी हो सकती है, ठीक है, इससे कैंसर भी हो सकता है, और इंसान की जो है वो डेथ भी हो सकती है। और ये हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी बड़ा डेंजरस बैक्टीरिया है, और इसका बड़ा मशहूर टेस्ट है एश पाइलोरी टेस्ट, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका ट्रीटमेंट होता है, और इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है परहेज़, जिसमें आप चाय, बड़ा गोश्त जो भी हो वो आप बंद कर देते हैं, और लाल मिर्चें आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए, 3 4 5 महीनों के लिए आप ये चीज़ें बंद कर देते हैं, बड़ा गोश्त खास करके, और चाय, स्मोकिंग, ठीक है, और जो है उसके अलावा लाल मिर्च है, ठीक है। तो ये कुछ जो है डिजीज़ थी और इनके काजेज़ थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी, ठीक है। तो कल जो है हम कुछ और डिजीज़ के साथ मिलेंगे, ठीक है। 1 2 दिन हम डिजीज़ पढ़ेंगे जो मशहूर डिजीज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनके काजेज़ क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, तो तमाम उन डिजीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि कोई भी इन डिजीज़ में से कोई एक डिजीज़ या 2 में से आपको क्वेश्चन आएगा और आप इंशाल्लाह कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।